कान है ज़्यादा, वो कुछ नाम आए हैं शादाब साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ। एक तो मुश्ताक गनी साहब हैं, सूबाई वज़ीर तलीम के तौर पे, वो उनका इम्कान है कि वो आएंगे। फिर पख्तून यार हैं, आफ्ताब आलम अफरीदी हैं, मीना खान अफरीदी हैं जो कि बड़ा क्लोज़ हैं सुहेल खान अफरीदी साहब के, फ़ज़ल हकीम खान हैं, हलीकुर रहमान साहब हैं, फैसल हैं, और इसके बाद मोहम्मद अदनान कादरी हैं। इस तरह के कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो कि 12 रुकनी या 13 रुकनी एक कैबिनेट बनेगी छोटी सी, और फिर वो कंटिन्यू काम करेगी। तो अब देखना ये है कि ये कैबिनेट कितनी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि नुकसान जो है वो फिर बिल आखिर उस सूबे का हो रहा है और वहाँ की अवाम का। अदनान कादरी से याद आया, हमारे साथ अदनान खालिद साहब भी बैठे हुए हैं। अदनान साहब वज़ीर आला केपी तब्दील किए गए। अली बिन गंडापुर साहब जो है वो क्योंकि पुराने सीनियर आदमी थे, सियासतदान भी थे, उनके लिंक्स भी थे सियासतदानों में, वो तो कोई पुल नहीं बन सके दोनों के दरमियान में। बानी पीटीआई और तहरीक जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट, जो भी हम बात करें उसमें, इनके साथ वो पुल तो नहीं बन सके। अब ये जो अफरीदी साहब आ गए हैं, सुहेल अफरीदी साहब, ये तो बड़े यंग से हैं और मेरा ख्याल है कोई इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी इनका नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो वफाक और इसके केपीके के वो ताल्लुकात बेहतर होंगे, वफाक और पंजाब के ताल्लुकात बेहतर होंगे, वफाक और सिंध के या बलूचिस्तान के कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे, या सिर्फ वो भी गंडापुर साहब की तरह बस एहतजाज 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 ही करते रहेंगे? अच्छा शादाब साहब, सबसे पहली बात है कि गंडापुर के हवाले से अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर वो शख्स थे जो दोनों साइड्स पर पिच के अच्छा खेलने के माहिर थे। वो ये चीज़ सीख चुके थे और इसी चीज़ का एडवांटेज लेते हुए वो सीएम केपी के साथ के सीट के तौर पर जो है वो 2 साल निकाल गए। और वो उनके बारे में ये मशहूर था कि उनकी दोनों साइडों पे सेटिंग है। इमरान खान ने तो उन्हें सीएम बनाया हुआ था, लेकिन दूसरी साइड पर भी उनकी अच्छी सेटिंग जा रही थी। इवन वफाक के साथ भी उनके मामला काफ़ी हद तक बेहतर जा रहे थे। आपको याद होगा कि लाहौर में एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने आना था और कहा यह जा रहा था कि उन्हें यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन किसी ना किसी तरह अली अमीन गंडापुर फ़ोन कॉल्स मिलाते मिलाते, वो फ़ोन कॉल्स कहाँ गई ये सबको मालूम है, वो मिलाते मिलाते वो लाहौर भी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जलसे में शिरकत भी की, चाहे वो जलसा ख़त्म होने के बाद पहुँचे, और वहाँ से फिर रवाना भी हो गए। उसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये भी मशहूर था कि उनकी वफाक में जो है कई आला जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत है, जिसके बाद वो मामला को सेटल करने में काफ़ी माहिर है। उन्हें मुलाकात की इजाज़त भी इसलिए मिल जाती थी। अब सुहेल अफरीदी के बारे में ये बताया जा रहा है कि इनको अपॉइंट ही इसलिए किया गया है इमरान खान बानी पीटीआई की जानिब से कि किसी ना किसी तरह से एक रेजिस्टेंस जो है वफाक को वो शो करवाई जाए। और इस चीज़ का खौफ फैला हुआ है वफाक के अंदर भी कि वफाक और केपी में जो है फिर कहीं कोई नया तनाज़ा या कोई नया तजाद जो है वो सामने ना आ जाए, क्योंकि नवंबर में अली ने जैसे बताया कि नवंबर में प्लान किया जा रहा है कि कोई एक तहरीक चलाई जाएगी या कोई ऐसी एक लॉन्ग मार्च टाइप चीज़ की जाएगी, केपी से निकाला जाएगा वो लॉन्ग मार्च और वो इस्लामाबाद लाया जाएगा। और इस हवाले से मेरी इस्लामाबाद के भी कुछ दोस्तों से और कुछ राय से बात हुई जो इस बीट्स को भी देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनका भी यही कहना था कि अब भी इस चीज़ का तखमीना केपी की गवर्नमेंट स्पेशली सुहेल अफरीदी को इस चीज़ का खौफ है कि नवंबर में अगर कॉल दी जाती है, जो जिस तरह पहले जो नुकसानात कारकुनों के हुए क्योंकि लॉन्ग मार्च कर दिया जाता है, एहतजाज कर लिया जाता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस में जो पुलिस के साथ हाथापाई और इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो नुकसान जो है कारकुनों का होता है, उनकी फैमिलीज़ का होता है। तो इसकी रेजिस्टेंस को भी देखा जा रहा है कि अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है तो अल्लाह ना करे ऐसे कोई वाक़यात हों, क्योंकि आपके सामने है कि हुकूमत अभी किसी को भी इस तरह के लॉन्ग मार्च या एहतजाज करना अलाउ नहीं कर रही और हुकूमत की इस हवाले से मुकम्मल तैयारी दिखाई दे रही है। अली की तरफ आते हैं। अली, मेरे 2 सवाल हैं कि वज़ीर आला गंडापुर साहब थे जब, तो भरपूर एहतजाज भी हुआ। आपको याद होगा इस्लामाबाद में उन्होंने घुसने की 2-3 अटैम्प्ट्स भी की थी और बहुत ज़्यादा फिर हुआ कि जी गोलियां चल गई, ये इस तरह की र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा चलती रही। क्या जो अफरीदी साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब, ये कोई इस तरह का एहतजाज कॉल देने जा रहे हैं, या ये चाह रहे हैं कि बस खामोशी से हम अपने पटिशन करें, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएं और फिर इजाज़त लें और इसी तरह बानी का केस जो है वो अदालतों के ज़रिए उनको रिलीफ मिले, या ये कोई अग्रेसिव मोड में आएंगे?
शादाब साहब, आप बिल्कुल इस बात पे जो रोशनी डाल रहे हैं कि एहतजाज की जानब, मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब की अगर बैकग्राउंड देखा जाए, सबसे पहले तो वो जो पीटीआई की एक आईएसएफ जमात है, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, ये उनका ताल्लुक उस ग्रुप से है और उनका ताल्लुक मुराद सईद के भी ये क्लोज थे। फिर उसके बाद अली अमीन जो थे उनके साथ भी ये एक ही ग्रुप है। अब अली अमीन साहब तो चले गए, अब जब सुहेल अफरीदी साहब आ गए हैं तो सुहेल अफरीदी साहब मास्टर समझे जाते हैं केपीके में एहतजाज की। और दूसरी जानब जो इनको एडवांटेज है, जो केपीके के तंजीमी मामलात हैं या जो वहाँ पर जो तंजीम के लोग हैं, जुनैद अकबर है और पूरी ये केपीके की, वो भी इनके साथ है, जो कि अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं थी। और अगर सुहेल अफरीदी एहतजाज की, मुझे जो इतलात हैं कि नवंबर में 25-26 नवंबर के बाद जो है एक बड़ी कॉल खान साहब देंगे और फिर सुहेल अफरीदी मेरा ख्याल उसको लीड करेंगी और उसके साथ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो लोग हैं, महमूद अचकज़ई और असद कैसर और बाकी मौलाना फजल रहमान से भी इनकी बातचीत चल रही है, तो वो लोग भी एक ही प्लेटफॉर्म से निकलेंगे। नवंबर जो है, सर्दियां जो हैं, पीटीआई सड़कों पे ही गुजारेगी। मुझे ये लगा आपसे इस टॉपिक पे आखिरी, क्योंकि मुझे ब्रेक का बार बार इशारा किया जा रहा है, आप क्या तवक्को करते हैं कि अली बिन गंडापुर साहब के बाद जो ये आए सुहेल अफरीदी साहब, बड़ी ज्यादा एहतजाज भी हुआ, शोर भी डाला गया इनकी आमद पे, तो ये जो एहतजाज करेंगे ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरह का होगा या पुरअमन होगा? क्या इसमें आप देख रहे हैं? शादाब साहब, अगर बात की जाए तो मुझे तो ये अली अमीन गंडापुर की तरह का भी नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो किसी तरह जोड़ तोड़ करके अडियाला जेल में बानी पीटीआई से जाके मुलाकात भी कर लेते थे। अब ये तीसरी दफ़ा जो है सुहेल अफरीदी जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं अडियाला जेल के बाहर, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर भी लिया लेकिन उसके बाद भी नहीं करवाई जा रही। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं और किसके कहने पर ये मैनेज कर रहे हैं ये तो अलग बात है, लेकिन मुलाकात ना होने देना और मुलाकात ना कर पाना, ये भी एक सीएम केपी के होने के नाते उनके भी ऊपर सवालिया निशान है कि वो आगे अगर मुलाकात नहीं कर पा रहे तो आगे एहतजाज कैसे कर पाएंगे। और अगर एहतजाज कर भी लिया तो मुझे नहीं अभी तक दिखाई दे रहा कि इस्लामाबाद में इनको कोई एंट्री मिलेगी। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया और उनकी अहलिया, क्योंकि जब भी कोई गिरफ्तारी होती है जो सबसे ज़्यादा कि मुलजिम है, मुजरिम है, नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका साथ चलते हैं वो उसके ख़ानदान के लोग चलते हैं, चाहे उसकी किसी की बहनें हों, बेगम हो, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, इसी तरह इमरान खान साहब हैं। अब मैं मुकाबला तो उनका नहीं कर रहा इनसे, लेकिन डक्की भाई की अहलिया ने भी इस पे जोर लगाया और उन 6 के 6 लोगों को ही पकड़वा दिया, उल्टा उन्हीं पे पर्चे हो गए जिन्होंने डक्की भाई को पकड़ा था। जनाब डक्की भाई पे बात कर रहे थे, अली तरक पहले आप इससे पॉइंट लें, फिर इस पे अदनान के पास काफ़ी डिटेल स्टोरीज हैं, उनसे भी लेंगे। ये एकदम ऐसा क्या हुआ जी? अरूब साहिबा ने बड़ा एक तीर खेला, मतलब चलाया आप समझे, और बड़ा निशाने पे लगा। उनके कहा कि जी इनसे रिश्वत मांगी गई और 1.5 करोड़ की, और फिर कुछ लोगों ने तो शायद मेरा ख्याल है इसको मान भी लिया है कि हाँ हमने ये किया था। ये स्टोरी आपको क्या नज़र आ रही है? शादाब साहब बहुत शुक्रिया। ये जो डक्की भाई वाला केस है, हमें याद है कि जब ये पकड़े गए थे तो जो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे सरफराज चौधरी साहब, उन्होंने सबको इंटरव्यूज़ दिए थे, मैं भी इंटरव्यू करने गया था। तो उस वक्त तो ये कहते थे कि वतन अजीज़ से वो शुरू होते थे और वो कहते थे डक्की भाई भी ना कहें, वो तो इतना गलत आदमी है, वो जुए की ऐप प्रमोट करता है और ये सारे भाई, वो इंडिया वाला भाई ना, भाई लोग वाला, वो इस तरह कहते थे। अब लेकिन जो उनके ऊपर FIR हुई है, अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो 90 लाख रुपया उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम